Hello my dear students, how are you? I hope that you are very well at your home by God grace. My dear students, I am Niranjan sir and I will teach you physics as well as physical chemistry. Right? If I am not wrong, you are watching my YouTube channel named Excellence Classes Bureau, right? My dear students, first of all, I would like to talk something about my YouTube channel named Excellence Classes Bureau. My dear students, my YouTube channel is that platform from where we can prepare for IIT JEE Mains Advanced, and you can also prepare state board exam. My dear students, on my YouTube channel all subjects are taught by subject specialist teacher in the easiest way. So my dear students, if you really want to prepare IIT JEE Mains, then please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video, its notification reaches you first. My dear students, today I am going to start the today's class from basic terms of physics. Actually, my dear students, we have already learned in class 9. So my dear student, don't fear because I am here. So my dear student, let's start the today's class. My dear student, today we start the subject physics, which is a part of science, right? Guys, आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक साइंस का पार्ट है. माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि साइंस क्या होता है, ठीक है. चलिए, साइंस में नया चीज नहीं है, आप लोग अक्सर उसको फील करते हो. आपकी दैनिक जीवन में हमेशा उसकी फिनोमेना, उसकी घटनाएं आप महसूस करते हो, देखते हो, ठीक है. यानी यूके दुनिया साइंस के बिना निरर्थक है. दुनिया को अगर डिफाइन करना है और साइंस बता दोगे, दुनिया डिफाइन नहीं होगा, ठीक है. साइंस के बिना दुनिया की अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है, ठीक है. तो साइंस मतलब होते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसकी गुणों को जानना, उसके व्यवहार को जानना, वो कैसे बना हुआ है, ठीक है, वो कैसे कार्य कर रहा है, ऑल अबाउट साइंस, ठीक है. जैसे हुआ बल्ब का जलना, ठीक है, ध्वनि को सुनना, तारे को टिमटिमाना, गाड़ी को चलना, मोट की कुआं में मोटरसाइकिल को चलना, दीज आर ऑल अबाउट साइंस, राइट. यानी कि साइंस में हम प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं, उसकी किसी भी वस्तु की जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, उसकी जो गुण है, उसको हम उसके गुणों को हम क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करते हैं वही साइंस कहलाता है, राइट. प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं उसकी गुणों को, उसकी बिहेवियर को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से
स्टडी करना ही साइंस कहलाते हैं, राइट। यानी कि साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। चलिए पहले हम साइंस को डिफाइन कर रहे हैं। साइंस, साइंस ये क्या होता है, चलिए कोई डिफाइन करते हैं, बोलेंगे साइंस इज science is called to obtain knowledge, to obtain knowledge of objects present in nature and to find out the properties like nature and behavior of the objects based on that knowledge. Based on that knowledge. Right guys? क्या लिखे? Science is called to obtain knowledge of objects present in nature and to find out the properties like nature and behavior of the object based on that knowledge. हम क्या बोले? बोले कि नेचर में जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उस वस्तु के नेट मतलब प्रकृति जितनी वस्तुएं हैं, उस वस्तु से जो हमको ज्ञान प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु के जो प्रकृति है और उसके जो व्यवहार है, उसके गुणों का जो सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, सिस्टमैटिक ढंग से जो अध्ययन किया जाता है उसी को साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु के अगर हम उसके सिस्टमैटिकली अगर इसके हम नेचर के बारे में जानना चाहेंगे, इसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहेंगे, तो यही क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा, ठीक है। आप अपने आसपास जितने भी घटनाएं देख रहे हो, सब के सब साइंस है, ठीक है। तो साइंस के बारे में इंक्लूड करना चाहेंगे, देखेंगे ऑल नेचुरल phenomena all natural phenomena are all about science। क्या जितने भी नेचुरल फिनोमेना सब क्या है? साइंस है, ठीक है। अब बताए ना, हम जो कुछ बोल रहे हैं, आप ये आवाज आपके कानों तक जा रही है, क्या है? साइंस है। लाइट जो है हमारे आंखों तक आ रही है, क्या है? साइंस है, ठीक है। आप मेरा वीडियो, ठीक है, घर बैठे हुए देख पा रहे हो, क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी। आज बात करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो हमारे नेचर में जितने भी घटनाएं घटित होती हैं और आर ऑल अबाउट साइंस, ये सब क्या है? साइंस है, राइट। तो साइंस समझ आ गया। चलिए अब देखिए, आप लोग स्कूल में
साइंस जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो साइंस में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आप साइंस के तीनों ही सब्जेक्ट पढ़े होंगे। आप इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग नहीं दिए होंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10th के बाद आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अलग अलग एग्जाम देना है, राइट। साइंस को जो है हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, इसे बताते हैं। चलिए इसे बताते हैं। हम बेसिक बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे भागों का ध्यान रखना, ठीक है। साइंस में ज्यादा इमेजिंग करने की बात होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपको, ठीक है। कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम ले तो आपके दिमाग उस टाइप से ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर लाइट के नाम ले आपके दिमाग प्रकाश आनी चाहिए, प्रकाश मतलब क्या होते हैं, ठीक है। ये सारा जब दिमाग आनी चाहिए, राइट। चलिए तो देखिए साइंस जो है वो हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स बात करते हैं। साइंस जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में और इसको बांटते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल साइंस, ये क्या होता है, नेचुरल साइंस, राइट, ठीक है। और दूसरा होता है बायोलॉजी, दूसरा क्या होता है, बायोलॉजी, ठीक है। पहला हो गया नेचुरल साइंस, दूसरा हो गया बायोलॉजी, ठीक है। अब नेचुरल साइंस मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर, नेचुरल मतलब नेचर, जिस साइंस को नेचर के घटनाओं के बारे में जानते हैं, उसके लॉ के बारे में जानते हैं, उसके मतलब प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, वह कहलाते हैं नेचुरल साइंस, राइट। इससे हम क्या जानेंगे, इससे हम जानेंगे नेचुरल, ठीक है। कौन सा नेचर, नेचर बारे में जानेंगे, नेचर का लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है और फिनोमेना क्या है, ठीक है। इसमें क्या जानेंगे, लॉ, प्रिंसिपल एंड फिनोमेना ऑफ नेचर, नेचर के बारे में, प्रकृति में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके नियम क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हुआ अर्थ सन की चारों ओर क्यों घूम रहा है, ठीक है। बिजली क्यों चमकता है, ये घटना हो गई, ठीक है। इन सारी चीजों को लोग पढ़ेंगे किसमें, नेचुरल साइंस पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल साइंस का होता है, नेचुरल मतलब हो गया नॉन लिविंग सब्सटेंस, क्या चीज, नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस मतलब जिसमें लाइफ नहीं हो, जिसमें क्या जान नहीं, जिसमें हिंदी में कहा जाता है निर्जीव, क्या कहा जाता है, निर्जीव। तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानना है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है, उसकी बिहेवियर के बारे में जानना है, उसके नेचर के बारे में जानना है, इसके प्रिंसिपल के बारे में जानना है, उसके लॉ के बारे में जानना है, किसमें, तो वो नेचुरल साइंस है। बायोलॉजी में आ जाते हैं लिविंग सब्सटेंस, क्या आ जाएगा, लिविंग सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, जो बोलो एक चीजें सकते हैं। इसमें लिविंग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसमें, तो बायोलॉजी में, ठीक है। जैसे हो गया हम अपने शरीर के बारे में अगर जानना चाहेंगे, ठीक है, अपने शरीर के बारे में, किसी जानवर के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, तो किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, राइट। किसे पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देख ही रहे हो कोरोना वायरस आ गया है, ठीक है। कोरोना वायरस के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसकी जितने भी चीज मतलब उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज का जो स्टडी किया जा रहा है किसमें, तो उन सभी को रखा जाए किसमें, बायोलॉजी में, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, क्या,
सूक्ष्म जीव जिसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाते हैं। ठीक है, तो अभी कोरोना वायरस देख ही रहे हो, पूरे विश्व से क्या परेशान है। तो उस अब जितने भी साइंटिस्ट चाह रहा है कि उसके हर एक पार्ट के अंदर में क्या क्या रासायनिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उसको स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब इसको समाप्त करना है, उसके अंदर में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस को तोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा। ठीक है, ऐसा बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर सब कहते हैं, साइंटिस्ट सब कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमको ज़्यादा इसमें बात करना नहीं है, हमको बात जो करना है इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ साइंस और कैटेगरी हो गया नेचुरल साइंस और बायोलॉजी। होता क्या है, आफ्टर 10th के बाद आप अगर आप साइंस रखते हो तो सब दो सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो होते हैं कि आपको या तो बायोलॉजी रखना पड़ेगा या नेचुरल साइंस रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें नेचुरल साइंस का ग्रेड आपको आ जा रहा है 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इसे बिता दे चिंता दे इसने क्या सब 2 सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा है फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स को ही नेचुरल साइंस कहा जाता है। फिजिक्स को ही क्या कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। ठीक है, जो हम केमिस्ट्री भी रखते हैं तो इसलिए हम मान लेंगे सब कहाँ से, जैसे कि रोडाल का एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप साइंस रखते हो आफ्टर 10 11th में गए हो तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइंस रखोगे तो साइंस में 2 कैटेगरी है। ठीक है, एक हो गया बायोलॉजी, एक हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी रखते हो तो आपको ये दोनों ही चीज पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी रहेगा ही, साथ साथ आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब एक कैटेगरी क्या होते हैं, तो ये तो दोनों कॉमन हो गया। एक को हम लोग बोलते हैं मैथ कैटेगरी का। क्या बोलते हैं, मैथ। इसमें आपको एक्स्ट्रा में मैथ पढ़ना होगा। किसमें, इसमें। वैसे आप सबसे ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें एक मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और इसमें बायोलॉजी है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैथ को बोलते हैं, इसको बायोलॉजी को बोलते हैं। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं PCM। शॉर्ट क्या बोलते हैं, PCM। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा छोड़ो BCP या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में कैटेगराइज किया गया है तो हमको जानना नहीं है क्योंकि बायोलॉजी को पढ़ाना नहीं है। चलिए, तो ये हो गया केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया। अब बात करें केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री मतलब क्या होते हैं, तो केमिस्ट्री मतलब क्या, आप केमिकल नाम से जरूर सुने होंगे। तो केमिस्ट्री में हम केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ केमिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को भी कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, ठीक है, हम बेसिक वाले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन ही देंगे। ठीक है, आपको कभी ये आपको बोर्ड में आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये है आपका बेस तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के जो पार्ट है वो इसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या केमिस्ट्री में ज्यादातर हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कोई नया चीज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मान लो हम ये खली की बात करेंगे। ठीक है, ये चौक है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे में तो बना हुआ है, इससे कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके टाइनी पार्टिकल क्या है, तो बोलेंगे इसका टाइनी पार्टिकल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसमें बना हुआ है। ठीक है, अगर हम कहीं किसी चीज की बात करते हैं, मान लीजिए हम इसकी प्लास्टिक की बात करेंगे, इसे किसका बना होगा, इसमें जो वाई मॉलिक्यूल होगा या जो भी मतलब मॉलिक्यूल होगा।
ठीक है। तो उसकी बात करेंगे, जैसे कहते हैं क्या, मान ले कोई एलिमेंट है, वो क्या चीज से बना होता है, बोलते हैं एलिमेंट जो बना होते हैं क्या चीज से, तो वो बना होता है एटम से, राइट। और एटम कैसे से बना होते हैं, तो हम बोलते हैं 3 पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सब 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं ना। तो यही सारा चीज किसमें पढ़ते हैं, जनरली केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री जो है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। तो पहला हो गया, चलिए फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री मुझे फिजिक्स ही है, ठीक है। अब हम बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। आप बता रहे हैं फिजिक्स ही है, ठीक है, उसे कैलकुलेशन वगैरह से होता है, मैथ का कैलकुलेशन वगैरह से आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। दूसरा है ऑर्गेनिक, ठीक है। और तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक, राइट। ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नाम सुने होंगे क्या, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं ना, या कार्बनिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम कार्बन और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो कंपाउंड हैं, उसको हम जिस केमिस्ट्री की जिस पार्ट में पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। इसे क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक बारे में पढ़ते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या, इन कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ ना हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल वगैरह सब जो आते हैं, इसी में लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक हो गया, इसमें बहुत सारा पार्ट है, जैसे पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारा चीजें, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बारे में जानोगे, किसमें, इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये समझ लो कि जो मेडिकल जितने भी दवाई का यूज होता है मेडिकल, ठीक है, सब में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। आगे से अधिक इस नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन का अपना ब्रांच है, आधे से अधिक क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, राइट। चलिए फिजिकल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल, इस खल्ली मलाई चौक है, ये क्या से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बताओ इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किसमें, तो फिजिकल, इसमें जाने इसका मोल क्या कितना है, ठीक है, इसका मोल कितना है, मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज जाने को, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। एक चीज रटने वाला चीज होता नहीं है, ना तो फिजिकल रटने वाला चीज है, ना ही फिजिकल केमिस्ट्री में रटने वाला चीज है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, राइट। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया किस केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। चलिए इस तरह से हम बताना नहीं है, शॉर्ट निकालना है, एजुकेशन क्लास है, जो काफी ना तो बोर्ड में आपको इसके एग्जाम में आएगा, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में आने वाला ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट में निकाल रहे हैं। चलिए ये फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स, वाओ इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स, 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 फिजिक्स क्या होता है। अब जितने भी चीज महसूस कर रहे हो, अपने आंखों से देख रहे हो, और फिजिक्स, जैसे हो गया लाइट, प्रकाश, फिजिक्स, प्रकाश दिखाई देगा,
साउंड को सुनाई देना, तारे को टिमटिमाना, ठीक है, लाइटनिंग हो गया मतलब बिजली को चमकना, बादल को गरजना, ठीक है, गाड़ी को चलना, ठीक है, और आप घर बैठे हुए मेरे बातों को, मेरे वीडियो को आप जो देख रहे हो, और ऑल अबाउट फिजिक्स, ये सब के सब क्या फिजिक्स है। आप मुझे घर बैठे हुए देख रहे हो, ये क्या है, फिजिक्स है, ठीक है ना। जितने भी चीज आप देख, जो भी घटनाएं घटित हो रहा है, सब क्या है, फिजिक्स है। फिर अर्थ को सन के चारों ओर घूमना, अर्थ को सन के चारों ओर घूमना, फिजिक्स, राइट। ये ब्रह्मांड जो बना हुआ है, फिजिक्स। बिग बैंग जो हुआ है, फिजिक्स, ठीक है। ब्लैक होल जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स। टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स। रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स, ठीक है। आप पास्ट में जा सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो, किसके कॉन्सेप्ट से, तो फिजिक्स से कॉन्सेप्ट है। तो नेचर में जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऑल नेचुरल फिनोमेना जितने भी हैं वो क्या, फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स हम एनर्जी के बारे में जानते हैं, एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में जानते हैं, किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए वर्ड बहुत ही कम हो जाएगा। एक शब्द बोलेंगे तो फिजिक्स जो है वो क्या है, नेचुरल फिनोमेना का स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। जितने भी घटनाएं घटित हो रही है नेचर में, सब क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स को आप कम शब्दों बोलना चाहेंगे, क्या है, नेचुरल फिनोमेना। In this subject, we study about all natural phenomena, natural phenomena, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वी स्टडी अबाउट ऑल नेचुरल फिनोमेना, तो किस सब्जेक्ट में ऑल जितने भी नेचुरल फिनोमेना है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और क्या जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब बोलेंगे इससे आप बोलेंगे नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। जितने घटित हो रही है, लाइक जैसे एग्जांपल के लिए ले लो साउंड, ये क्या सुनाई दे रही है, घटनाएं है ना, फिर बनाए ना, सुनाई देना, ठीक है। साउंड हो गया, लाइट हो गया, इन सभी की स्टडी किया जाता है। साउंड का स्टडी किया जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसके फिनोमेना के बारे में जानेंगे, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद साउंड, लाइट क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। लाइट कितनी स्पीड से चल रही है, किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट आखिर क्या चीजों से मिलकर बना हुआ है, किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। लाइट के बारे में जो भी जानकारी को प्राप्त करना है, किसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होता है, इसका जब डिस्कवरी किया गया तो साइंस में समझो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाने से कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें समझो क्रांति आ गई, ठीक है। आप हमें घर बैठे हुए देख रहे हो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी कारण देख रहे हो, ठीक है। बताइए कितना प्रोसेस हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज को सर्वप्रथम किससे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट में किया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट में जो है सॉरी आवाज, हाँ, तो हमारे आवाज जो है ना, तो वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हो गया, करंट वही करंट आए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, लाइट के स्पीड को प्रोपेगेट करते हैं,
ठीक है, और वो किसी अन्य एंटीना को भेजा जाते हैं, ठीक है, जिसको रिसीवर कहते हैं, वो इसको कैच करते हैं, उन्होंने आपके मोबाइल की ओर उसको भेजते हैं, तब आप इसको हमें देख पाते हैं। तो बहुत सारा इसकी जो मतलब प्रोसेस है, बोलना वाला प्रोसेस है, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम बताएंगे तब बताएंगे कि किसी भी चीज़ को सुनाए, हम सुनते हैं मोबाइल किसी की आवाज़, उसे कितना प्रोसेस होता है, तो वहाँ स्टेप बाई स्टेप बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे समझिए कि आज जितने भी वायरलेस काम हो रहा है, सबके सब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको जो कुछ भी जानना है फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं रियल साइंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है रियल साइंस, ठीक है, हम लोग इसको रियल साइंस बोलते हैं। साथ साथ फिजिक्स को किंग कहा जाता है, सब्जेक्टों का क्या है किंग, साइंस में फिजिक्स क्या है किंग है, और मैथ को क्वीन कहा जाता है। फिजिक्स क्या है क्वीन है, मैथ क्या है क्वीन है, ठीक है। फिजिक्स क्या है फिजिक्स किंग, ठीक है। हमने बोल रहे हैं मैथ क्या क्वीन है, मैथ क्या है क्वीन है। जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तब भी फिजिक्स था, ठीक है। अब हुआ है, अब भी फिजिक्स है, और सभ्यता नहीं रहेगा फिर भी फिजिक्स रहेगा। लेकिन मैथ कब आया, जब सभ्यता आया तब मैथ आया, ठीक है। मैथ क्या है बोल सकते हैं, मैथ जो है फिजिक्स का एक लैंग्वेज है। फिजिक्स को अगर हम अच्छी तरह समझना है तो उनको मैथ जानना है, ठीक है। आपको फिजिक्स पढ़ाने से पहले जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो पहले आपको मैथ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ आप अच्छी तरह से समझे हुए आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हो। एक बात और, अगर किसी को मैथ अच्छी तरह समझ में आता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, दूसरी बात है, अगर वास्तव में किसी को मैथ से लगाव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको फिजिक्स में ही लगाव होनी चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। क्योंकि मैथ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। आप साइंस का कोर्स का क्यों क्या आपके दैनिक जीवन में यूज है, कुछ भी नहीं है। उन सभी का यूज कहाँ पर है, फिजिक्स में। आप जितने भी आप पढ़ोगे कैलकुलस, ये सब का सब यूज है किसमें, फिजिक्स में यूज है। और जितने भी मैथ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये सब किसमें, फिजिक्स में यूज है। यानी फिजिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए। जितना ही ज़्यादा नॉलेज रहेगा, जितना ही क्लियर नॉलेज रहेगा, उतना ही इजीएस्ट वे में आप फिजिक्स को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मत बोलो मेरा मैथ तो कमजोर है, नहीं समझ सकते, जरूरी नहीं है। अरे हम पढ़ाएंगे मैथ, ठीक है, तो वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्या मैथ ठीक ठाक है, बेसिक मैथ आता है, तो आपको जो बेसिक मैथ मतलब इसमें जितने भी मैथ का टर्म यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है वो बताएंगे, तो आपको फिजिक्स समझ में आनी ही है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स में ये सारा चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को किंग कहा जाते हैं और मैथ को क्वीन कहा जाता है, राइट, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये बात हो गई। अब बात है कि फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होती हैं, यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। एनसीईआरटी में कहा है स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ोगे, इसकी सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ाता है क्योंकि कभी बोर्ड में ना तो कहीं पर भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब क्या हो गया, मतलब वो स्कोप नहीं, मतलब यहाँ पर मतलब ये हो गया कि फिजिक्स की सिलेबस क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स को जो है हम लोग या हम क्या जितने भी फिजिक्स हैं इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक पहले वाला फिजिक्स, ठीक है, और एक आज का फिजिक्स, ठीक है। आज का फिजिक्स क्या है, पहले वाला फिजिक्स क्या है, ठीक है,
क्या दोनों एक हैं कि नहीं है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिक्स को जो है हम लोग मैंने दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक को कहा जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैक्रो, क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सा? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ हो गया, सन हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, जिसमें घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है। ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। दूसरा है हम लोग बोलते हैं ये क्लासिकल क्या पुराना, कहते हैं क्लासिकल गाना चल रहा है, मतलब क्या पुराना गाना, ठीक है, क्लासिकल। दूसरा है मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्या? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या जी? क्वांटम फिजिक्स। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या बिहेवियर है, उसमें क्या फिनोमेना अकर हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको जो पढ़ना है, तो ये मॉडर्न का जो सिलेबस है वो पूरे 12th में पढ़ना है, ठीक है। कोई मॉडर्न में क्या आपको ऊपर से ही पढ़ना है, ठीक है, इधर डीप में नहीं जाना है। डीप में जाओ, डीप में पढ़ाई होती है किसमें? ग्रेजुएशन में जाओगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का अलग ब्रांच ही है, उसका बहुत ही डीपली स्टडी करोगे, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स इसमें भी आपको उतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, बस ऊपर ही ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये है क्लासिकल फिजिक्स, जो हो गया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लगा के, इसको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लगा। आपको इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, इसलिए किया गया है कि क्लासिकल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, इस पर नहीं लगते हैं, मतलब मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स पर नहीं लग रहा है, लगता है। और क्वांटम फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है, लॉ है या कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल फिजिक्स पर अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है नेचर जितने भी फिनोमेना घटित हो रहा है, ठीक है, जैसे हो गया आपको लाइट हो गया, ठीक है, साउंड हो गया, ठीक है, वेव हो गया, ठीक है, वेव हो गया, ठीक है, मोशन हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया, मोशन क्या है, एक्सेट्रा, कितना होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। इसमें चलिए मैक्रोस्कोपिक हो गया। इसके अंदर कौन सा मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आपको पढ़ना है और कितने भाग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं ये जानना चाहेंगे, तो इसको बता दे रहे हैं। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें पहला जो है इसका वो है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो मैकेनिक्स जो हिंदी में कहा जाता है यंत्र शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल कैसे एक्सीलरेट करता है, ठीक है, कोई कब किसी वस्तु को मोशन में कहेंगे, कब किसी वस्तु को रेस्ट में कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, साउंड के बारे में जानेंगे, वेव के बारे में जानेंगे, किसमें? इसमें मैकेनिक्स में जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आते हैं मैकेनिक्स में जानते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जानेंगे, फ्लूइड क्या मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड कैसे काम करता है, ठीक है। इन सारी चीजों में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
मतलब कोई चीज रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, ये सारे मैकेनिक्स बताते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो है, दूसरा हम लोग बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंजन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो हम मोटरसाइकिल चलाते हो या ट्रेन वगैरह सब चलते हैं, ठीक है, तो वो इंजन जो क्रिया किया होते हैं थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल से, ठीक है। ये हो गया हीट और थर्मोडायनामिक्स। थर्ड है हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बोलते हैं, या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और आपको आ जाएगा करंट, आ जाएगा मैग्नेट, ठीक है, ये तीन टॉपिक इसे कर आते हैं, क्या क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दूसरा हो जाएगा करंट, ठीक है, तीसरा हो जाएगा मैग्नेट, तीसरा क्या हो जाएगा मैग्नेट। ये तीन चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये 12 का सिलेबस है, ठीक है, ये दोनों 11 का सिलेबस आपको 11 में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, इसको 12 में पढ़ना है, मॉडर्न को पूरे मॉडर्न को पढ़ना है, आपको 12 में पढ़ना है, ठीक है, पूरे मॉडर्न को पढ़ना है, 12 में पढ़ना है। चौथा जो आ जाता है वो है यहाँ पे चौथा क्या, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब इसमें लाइट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, लाइट के बारे में, ठीक है, इसमें क्या चीज बारे में पढ़ना है, लाइट, लाइट क्या होता है, ठीक है, लाइट रे है कि पार्टिकल है कि वेव है, ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये 11th में था, लेकिन अब 12th कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको पूरे 12th में पढ़ना है, राइट। इतना सारा चीज आपको पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, सब अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या बोल सकते हैं चैप्टर है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना सारा चीज पढ़ना है, किसमें, फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, और इच्छा हो तो, नहीं इच्छा तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, चलिए आज पढ़ाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तब क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, चलिए समझा दें। तो ये हो गया फिजिक्स की बात, हो गई, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है बताते हैं, बेसिक प्रिंसिपल इन फिजिक्स, बेसिक प्रिंसिपल इन फिजिक्स। फिजिक्स दो बेसिक प्रिंसिपल है, पहला है यूनिफिकेशन, रिडक्शन एज, ठीक है, पहला है यूनिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है रिडक्शन एज, ठीक है, यूनिफिकेशन है रिडक्शन एज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यूनिफिकेशन क्या है, देखो जितने वैज्ञानिक हैं वे लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसा लॉ बनाऊं, एक ऐसा लॉ बनाऊं जिस लॉ से फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी फिनोमेना हैं उन सभी को डिफाइन कर पाऊँ एक ही लॉ से, ठीक है। ये दिमाग में सब फिजिसिस्ट को रहता है या जितने साइंटिस्ट हैं उन सभी को रहते हैं कि
हम एक ऐसा लॉ बनाओ जो नेचर के जितने भी फिनोमेना हैं सब उस लॉ से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, उसको कहा जाता है यूनिफिकेशन कहा जाता है, मतलब एक ही लॉ से कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर देना, एक ही लॉ से कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर देना यूनिफिकेशन कहा जाता है। रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म में कि कुछ घटनाओं क्या करते हैं, पार्ट वाइज एक्सप्लेन करते हैं, पार्ट वाइज। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो वही कराते रिडक्शनिज्म कराते हैं। तो एग्जांपल में कैसे बताएं, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, इसको हम मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर क्या एक कोई चीज लटका हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए एक गेंद यहाँ क्या करते हैं, ऐसे करके हम उधर फेंकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से टकरा कर इस पर लगेगा, हो सकते हैं उससे टकरा करके वहाँ पे कोई वस्तु लटका हुआ है उस पर लगेगा। अब वो लगने वाला वस्तु क्या कुछ ऊपर जाएगा, हैंग करेगा ऊपर की ओर जाएगा ना, तो आप क्या होता है उस वस्तु की हाइट कितना हाइट ऊपर गया, क्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यही कहलाते हैं रिडक्शनिज्म कहलाते हैं। इसलिए बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिफिकेशन बात कर रहे हैं, यूनिफिकेशन जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल समझा समझा लें, जैसे मान लो ग्रेविटेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये क्या है, ये एक ऐसा लॉ है जिस लॉ से आप बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अर्थ को सन की चारों ओर घूमना, कौन से लॉ से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। मौत के कुआं में मोटरसाइकिल को चारों ओर घूमना, कौन से लॉ से, ग्रेविटेशन लॉ से। दोनों अलग अलग घटना है, अर्थ की तरफ घूमना, पृथ्वी को मोटरसाइकिल को घूमना। ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशन है। कोई वस्तु यहाँ चिपका हुआ है, मान लिया 10 पार्टिकल चिपका हुआ है, किसी कारण, ग्रेविटेशन के कारण से। ठीक है, 10 पार्टिकल को चिपका देना। ठीक है, मोटरसाइकिल को मोती कुआं में चलना। ठीक है, और वो सन की चारों ओर मूव करना, ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑल अबाउट इन ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सब तो क्या है, ग्रेविटेशन है, राइट। तो देखो एक लॉ से हम कितने फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं समझ आ रहा है ना, कितने का, मान लो सेब को नीचे गिरना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर क्या हो चिपके हुए हैं, किसके कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम पृथ्वी पर खड़े हैं किसके कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, पृथ्वी में पानी है, वो पानी आसमान नहीं जा रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण से। समझ आ रहा है ना, तो ये और यही क्या है, यूनिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, और आगे और क्या है, मैक्सवेल, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल अपने 4 इक्वेशन से बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन किया। इसको बोला जाता है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, से कुछ नाम है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन में क्यों पढ़ना है। ठीक है, इसमें 4 इक्वेशन है। ठीक है, जिसको हम डायन मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इन 4 इक्वेशन आप उसने क्या क्या बता दिया, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। ठीक है, अब वो 4 इक्वेशन पढ़ोगे तो आप अन्य इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कहा कि यूनिफिकेशन करना होता है। आज एक और वैज्ञानिक मिले हाल फिलहाल में, मर गए, स्टीफन हॉकिंग्स, लेट स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि नेचर में जितने भी फिनोमेना है, हम एक ऐसा थ्योरी को डेवलप करेंगे जिसके द्वारा सभी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसने कुछ हद तक तो गया भी कि लगभग उसने एक्सप्लेन कर दिया। उसकी जो इक्वेशन है वो मतलब उसने क्या बताया, उसका मतलब ये है, इसका नाम भूल गए, क्या नाम है इसका, कहाँ से फेंक दिया था, लॉ ऑफ एवरीथिंग, ऐसे कुछ है, लॉ ऑफ एवरीथिंग टाइप का कुछ नाम है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें ये दिखाया कि सिर्फ हम एक इक्वेशन मतलब एक ही लॉ से सभी को
एक्सप्लेन कर सकते हैं उसने शायद थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ का लिखा कि ये लॉ जो है ना नेचर जितने भी हैं फिनोमेना सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लॉ थर्मोडायनामिक्स 4 लॉ है। ठीक है, और सेकेंड लॉ जो है उस लॉ के आधार पर हम नेचर जितने भी फिनोमेना है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ने कहा था। ठीक है, यही कहलाते यूनिफिकेशन कहलाता है। यूनिफिकेशन मतलब हो गया कि एक ऐसा लॉ दे देना जिसके थ्रू आप क्या को जितने भी फिनोमेना है नेचर जितने भी फिनोमेना घटित हो रहे हैं उसको समझा दे, एक ही लॉ समझा दे। जैसे ग्रेविटेशन का बहुत सारा लॉ समझा देते हैं ना, बोले अरे ये ग्रेविटेशन का ऐसा हो रहा है और वहाँ ग्रेविटेशन का हो रहा है और चारों अर्थ सूरज चारों घूम रहे ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार, मून अर्थ चारों घूम रहे हैं ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार। ठीक है, हम चिपकी हुई हैं अर्थ से ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार। ठीक है, सिर्फ नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार। ठीक है, ये सारा चीज है। ठीक है, जब पार्टिकल चिपका हुआ है वायर पर किसके कारण? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। ये सब क्या यूनिफिकेशन कहलाता है, राइट? ठीक है, यूनिफिकेशन आप समझ गया। रिडक्शन मतलब क्या हो गया, तो वो मतलब उसको पार्ट वाइज एक्सप्लेन करना। ठीक है, वो कला रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सब जितने भी साइंटिस्ट आते हैं उनके दिमाग में यही लेके चलते हैं कि हम कुछ एक ऐसा लॉ बनाए जो क्या करे नेचर में जितने फिजिक्स है ना, फिजिक्स में जितने नेचर में फिनोमेना उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि वो लगभग बोल दे कि वो है। ठीक है, वो तो मर गए अभी, बहुत महान वैज्ञानिक थे। अब पता होनी चाहिए स्टीफन हॉकिंग का सिर्फ आँख काम कर रहा था और एक दो शायद वो अंगुली काम कर रहा था। उसको पूरे शरीर में वो पैरालिसिस से पैरालाइज हो गया था। पैरालिसिस उसके शरीर में लगा हुआ था। ठीक है, उससे एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। तो समझो वो व्हील चेयर पर आते हुए उसका एक भी अंग काम नहीं कर रहा है, उसका उंगली सबसे चल रहा है। ठीक है, उसकी आंखें चल रही है। ठीक है, कुछ वो बोल नहीं सकता है, तो इतना सारा रिसर्च करती है। तो आप लोग पास सब कुछ सही है, फिर आप लोग क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो दुनिया को जीत सकते हो। ठीक है, तो यही है क्या प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। तो दो प्रिंसिपल यूनिफिकेशन है, रिडक्शन है। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताया गया। क्या कि नेचर में 4 ही प्रकार के फोर्स होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उसको फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कितना फंडामेंटल फोर्स है? 4। फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, इसमें पहला हो गया, पहला फोर्स लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स जोड़ लो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे दोनों आ गया, मैग्नेटिक भी आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक
न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं। अब शेष जितने भी फोर्सेस हैं इन्हीं चारों फोर्स में से कोई एक फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्स आप देख रहे हो समझ आए नहीं चाहते तो ये फोर्स होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स बारे में बता ही चुके हैं कि जब दो मास वस्तु होते हैं तो इसके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसे एक चैप्टर है आपको पढ़ना है, एलिमेंट का चैप्टर है, आपको एलिमेंट में पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, मैग्नेट हो गया मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ गया चार्ज करने वाला फोर्स और फोर्स लग रहा है वो भी हो गया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया। इसको भी आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है किसमें 12 इसमें 12 पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है तो आप मालूम चाहिए कोई भी एटम जो रहता है उसके पास एक न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल एग्जिस्ट रहता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। आप ये भी मालूम होना चाहिए प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज लगता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब पढ़े होंगे कि पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होते हैं, तो पढ़े होंगे। ठीक है, क्रैंक चैप्टर में या मैंने चैप्टर में साइड क्रैंक चैप्टर होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन बीच क्या होगा रिपल्शन होगा राइट। लेकिन न्यूक्लियस प्रोटॉन पर जो रिपल्शन होने के कारण ये न्यूक्लियस ब्रेक कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि सेंटर में कोई भी फोर्स न्यूक्लियर फोर्स रिपल्शन नहीं रखते हैं। तो कौन सा फोर्स काम करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। ये क्या करते हैं ये फोर्स काम करता है प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है। क्या है? चार्ज से इंडिपेंडेंट। आप सोचो दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा दो पॉजिटिव वो रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो रिपेल नहीं करता है। ठीक है, क्यों? तो वहां पर फोर्स काम कर रहा होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रोटॉन की फोर्स अट्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मत बोल देना। ठीक है, चार किस फोर्स लग रहे हैं जिन्हें यहाँ पे जो काम कर रहा है वो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन भी फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है और प्रोटॉन भी फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, ये सब कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। अब इधर भी जो फोर्स लगता है वो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा तो इसमें कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आप मालूम है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन। सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, और ऐसे आगे इसको कैटेगराइज किया गया है ऐसे करके। अब समझ रहे हो ना ग्रेविटेशन फोर्स किसको लगेगा? दो मास के वक्त दो हमारे ये मास है, ये मास आप इसे नेचुरली पढ़े होंगे m1 और m2 दो मास है, ये एक दूसरे को खींच रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो को जो पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फोर्स होता है। इलेक्ट्रो
स्टैटिक फोर्स हो गया, और जो चुंबकीय फोर्स जो लगा वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे जिसको हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। ठीक है, अब एक हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक है, शायद इसको हम समझा नहीं पाएंगे, फिर आप समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में तब आपको समझ में आएगा। होता है क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा कुछ कण है, उसको बोला जाते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, राइट। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, तो उसी को कहा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की जो फोर्स वगैरह सब लगते हैं, ठीक है, वही सब कहलाते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीजें। चलिए, तो आप कैलकुलेट कर दे रहे हैं, मीन कर दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 रैंक दे रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग में सबसे 1 किसको देते हैं, उल्टा बोलेंगे ना। चलिए, मान लीजिए इसको हम 1 दे रहे हैं, ये कितना टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, 10 की पावर माइनस कितना है, 2 है, 2 है ना, 2 है। ठीक है, उसके बाद ये है 10 की पावर माइनस 13, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी ऐसे लिख दो, ये 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 32। अब देख सकते कितना वीकेस्ट फोर्स है। तो नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, 31 है, 31 है, सॉरी 31 है। ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे में कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, लास्ट में ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं पे बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो आप लोग प्लीज 9th की बुक पढ़ के आना, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो हम वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में ये भी है, लेकिन आपको इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैक्सिमम टीचर्स ये पढ़ाते नहीं। ठीक है, तो वो पढ़ के आना है, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बेसिक चीज है। ठीक है, इसलिए प्लीज आप उसको पढ़ के आना। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा देना, ताकि जब कहीं मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी